फाइनल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। ज्ञान वापी के सर्वे को लेकर कल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कल कोर्ट ज्ञान वापी में सर्वे होगा कि नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि इस सुनवाई से एक दिन पहले ही हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में ज्ञान वापी में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने को लेकर याचिका दी है। वहीं सीएम योगी के बयान के बाद ज्ञान वापी पर जमकर सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञान वापी मामले में गुरुवार 3 अगस्त का दिन काफी अहम है, क्योंकि 3 अगस्त को ही इस बात का फैसला हाईकोर्ट करेगा कि ज्ञान वापी का सर्वे एएसआई करेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक ने सर्वेक्षण में अपनाई जाने वाली तकनीक से कोर्ट को रूबरू करवाया था, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अगस्त की तारीख फैसले के लिए तय की थी। अगर कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो फिर ज्ञान वापी का सर्वे किया जाएगा। पिछले सर्वे में टीम को सनातन के साक्ष्य मिले थे। हमने जो पश्चिमी दीवार है उसके बारे में पूरा लिख रखा है अपने रिपोर्ट में कि वह मंदिर की शैली में लगती है, और जो त्रिशूल और ये सब चीजें दिखी हुई थी कमीशन के दौरान उसको रिपोर्ट में अपने लिखा है। श्लोक जो लिखा हुआ था उसको अपने रिपोर्ट में लिखा है। और वजू खाने के अंदर जो पानी से ढका हुआ था, पानी निकलवाया गया, मत्स्य पालन अधिकारी को बुला के पानी निकलवाए, उनकी निगरानी में जो मछलियां थी उनको सुरक्षित किया गया, धीरे धीरे पानी निकला और उसके बाद जो है वो सबके सामने है। वो तो पूरे पब्लिक डोमेन में है और सभी लोग देख रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सर्वे को लेकर तो गुरुवार को हाईकोर्ट का फैसला आना ही है। इस बीच हिंदू पक्ष ने बड़ा दांव चल दिया। ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की अपील की गई है, ताकि एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो। याचिका राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल की गई। याचिका पर 7 अगस्त को हो सकती है सुनवाई। ज्ञानवापी जो परिसर है पूरा, उसको पूरी तरीके से प्लॉट नंबर 91-30 को सील किया जाए और नॉन हिंदूज के प्रवेश को रोका जाए, क्योंकि जो कमीशन रिपोर्ट में सर्वे में तमाम तस्वीरें आई हैं जिसमें त्रिशूल और हिंदूज के तमाम सिंबल मिले हैं, कमल का फूल, स्वास्तिक मिला है, तो उन सब जो हिंदू सिंबल हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए, तो इसीलिए वो सील करने की डिमांड की गई है। गुरुवार को अगर हाईकोर्ट सर्वे का आदेश देता है तो अगले कुछ दिनों में एएसआई ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर देगा। पिछली सुनवाई के बाद सीएम योगी का ज्ञानवापी पर बयान आया था, जिसके बाद जमकर सियासी हंगामा हुआ था। पहले आपको सीएम योगी का वो बयान सुना देते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष जहां हमलावर हो गया, वहीं बीजेपी के बड़े मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी सीएम योगी के बयान का समर्थन करते नजर आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस ऐतिहासिक गलती के लिए भारत में रहने वाले मुसलमान जिम्मेदार नहीं हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी के बयान के साथ विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत को करेक्ट करने का समय है। और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि उन विदेशी आक्रमणकारियों की है जिन्होंने कि तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को बेदर्दी और बेशर्मी के साथ ध्वस्त किया, लूटा। और इसलिए इसको करेक्ट करने की जरूरत है और समाज के सभी वर्गों को और खासतौर से भारतीय मुसलमानों को इस दिशा में आगे बढ़ना। वहीं ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सियासी विरोधी इस बयान को चुनावी बता रहे हैं।
उन्होंने पिछले 6 वर्षों में कोई काम नहीं किया, डबल इंजन सरकार आने के बाद भी। इस वजह से वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ज्ञान वापी मामले में वो बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, तो उन्हें रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा का प्लान जोरों पर है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद खरमास खत्म होते ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 7 से 10 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई वीआईपी शामिल हो सकते हैं। साथ ही लाखों भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट अभी से तैयारियों में जुट गया है। पूरे अयोध्या नगरी को सजाने और संवारने का काम जारी है। करीब 5 महीनों बाद राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। दरअसल अगले साल जनवरी महीने में रामलला अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजने वाले हैं, जिसको लेकर निर्माण कार्य से लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर के साथ साथ मंदिर परिसर और पूरी अयोध्या नगरी को सजाया संवारा जा रहा है। इस बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण की ये तस्वीरें देखिए, किस तेजी और समर्पण निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम का धाम बनाया जा रहा है। छेनी हथौड़ी की मार से कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वीडियो में मंदिर की दीवारों और छतों पर बनाई गई सुंदर कलाकृतियां नजर आ रही हैं। कई खंबे, दीवार करीब करीब तैयार हैं। कारीगर दिन रात काम कर दीवारों पर उकेरी गई देव मूर्ति और नक्काशी को फाइनल टच देते दिख रहे हैं। अभी से राम मंदिर की सुंदर, अप्रतिम और अद्भुत छवि दिखाई देने लगी है। वहीं अयोध्या नगरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। 15 जनवरी के बाद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो जाएगा, जो 24 जनवरी तक चलेगा। इस बीच 24 जनवरी को कार्यक्रम के आखिरी दिन रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। करीब 7 से 10 दिन तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खास से लेकर आम लोगों का जमघट लगने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी के साथ कई वीवीआईपी को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। साथ ही इस खास मौके पर अयोध्या नगरी में देश विदेश से आए लाखों राम भक्त मौजूद रहेंगे। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट उनके रुकने और भोजन की व्यवस्था में जुट गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में करीब 5000 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए कोई मंच नहीं लगेगा। साथ ही सभी मुख्य अतिथियों के बोलने का भी समय पहले से ही तय होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई दलों के राजनेताओं को निमंत्रण दिया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 10 से 12 घंटे तक मंदिर खुला रहेगा। भक्त 30-35 फीट की दूरी से प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। जहां इन दिनों हर रोज करीब 25,000 श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो सकता है। उधर राम जन्मभूमि के गर्भगृह के बाहर पूरे परिसर को भी नया और खास लुक दिया जा रहा है। साथ ही पूरी अयोध्या नगरी को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के साथ आवास विभाग सहित कई और विभागों के आला अधिकारी नई प्लानिंग के जरिए विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। अयोध्या को लेकर के अकेले पर्यटन विभाग ने, बहुत सारे विभागों ने मिलकर के एक उसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, खाका तैयार किया है। और विशेष तौर पर आवास विभाग के द्वारा इसकी पूरी प्लानिंग की गई है, जिसमें एक नई अयोध्या बसने का भी है और साथ ही साथ जो पुरानी अयोध्या है उसकी सड़कों को चौड़ी करने का है। वहां पर जन सुविधाओं के विकास का है कि समुचित संख्या में पार्किंग हो जाए, लोगों के रहने की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए जिला प्रशासन कमर कसे हुए है और धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा वित्तीय व्यवस्था की गई है। लोक निर्माण विभाग वहां सड़कों को चौड़ा कर रहा है। पंचकोसी 14 कोसी जो मार्ग हैं उन सबको सुदृढ़ किया जा रहा है। मार्गों पर बड़े बड़े द्वार बनाए जाएंगे जो प्रवेश द्वार के तौर पर होंगे और इन द्वारों के बगल में गेट कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें पार्किंग की सुविधा होगी, जहां पर कैंप लगा सकते हैं लोग, टेंट सिटी बना सकते हैं, वहां पे डॉर्मेट्रीज बनेंगे, वहां पे
पुलिस स्टेशन, वहाँ पर पेट्रोल स्टेशन, साथ ही साथ जो है भजन संध्या की सुविधाएं, सांस्कृतिक स्थल और लोगों के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो भी है सुविधाएं भी हम लोग देंगे। साथ ही अयोध्या के सभी घाटों का नए सिरे से निर्माण कराया जा रहा है। पूरे शहर को सोलर सिस्टम सहित कई आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। फिलहाल राम मंदिर का निर्माण पूरा होने को है। अधिकतर काम समय से पहले ही पूरे हो चुके हैं। इन दिनों बस आखिरी चरण का काम चल रहा है। इक्ष्वाकु वंश से जुड़ा होने की वजह से हमें मानते हैं कि सूर्य वंश से अयोध्या का एक संबंध है और उनके द्वारा यहाँ पर कैसे हम सोलर सिटी के रूप में डेवलप करें, कैसे सरयू नदी के घाटों को दुरुस्त करें, कैसे लोगों को एक सुविधाजनक तरीके से वहां पर अनुभव कराया जा सके ताकि उसका अयोध्या आगमन अपने आप में स्मृतियों में बस जाए और बार बार वह आने की चाह रखे। इस सबको लेकर के वहां पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। बस इंतजार है तो जनवरी महीने में शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न का, जब रामलला अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजित होकर अपने लाखों करोड़ों भक्तों को दर्शन देंगे। टीम न्यूज स्टेट। खबर लखनऊ से। लखनऊ में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर के नेतृत्व में 20 सदस्यीय दल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यूपी जिस तरह सेक्टरवार जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार कर काम कर रहा है, वह देश के इस सबसे बड़े प्रदेश के व्यापक बदलाव लाने वाला है। नीति आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6 वर्षों में यूपी अपने 5.5 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक MSMI इकाइयां संचालित है, जो प्रदेश में रोजगार सृजन करने के साथ ही यूपी को एक्सपोर्ट का हब बना रही है। और समाजवादी पार्टी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे और कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। 2 बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए और इंडिया एक दूसरे पर लगातार सियासी हमले कर रहे हैं। इस बीच यूपी की 80 सीटों को लेकर भी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश, कन्नौज से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। करहल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। अखिलेश यादव कन्नौज, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़, अक्षय यादव फिरोजाबाद, डिम्पल यादव मैनपुरी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी के इस दाव पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। ये उनका निर्णय है, ये अपनी उनकी पार्टी है, अपना उनका सोच है, वो पार्टी के सुप्रीमो है। अपना जो भी पार्टी में निर्णय लेंगे उसमें हम लोगों की कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। जनता का पूरा स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों के साथ है। बहरहाल 2024 के बाहर रण को लेकर सियासी नूराकुश्ती जारी है। मणिपुर हो या फिर हरियाणा कन्नौज, दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। तो वही सत्ता पक्ष राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे मुद्दों को उठाकर विपक्ष पर पलटवार कर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव की जंग में उतरने का फैसला इस महारण को और दिलचस्प बना रहा है। टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी में विश्वेश्वरगंज कैंट में प्रधान डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जा रही है। 25 रुपए में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जा रही। जल्द ही इसे अन्य डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राष्ट्रीय ध्वजों की बिक्री की जा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों से अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है और इसके तहत ई पोस्ट पोर्टल पर 1 अगस्त से राष्ट्रीय ध्वज बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये
बहुत ही सरकार की सुंदर सुगम योजना है, जो कि बड़ा सुलभ ही बड़े आसानी से 25 रुपया हमने दिया। और प्रधानमंत्री जी का ये जो योजना है, हर घर सबको ये पहुंचे, बहुत सुलभ, बहुत आसानी से काउंटर से 25 रुपये में देके हमने प्राप्त किया है, जो कि ये देश के प्रति बहुत ही जागरूक और अच्छा काम है। इसकी जो बिक्री का जो है अभियान जो है स्टार्ट हो गया है, तो इसको 1 तारीख से जो है हम लोग 15 अगस्त तक जो है इसकी सेल करेंगे और 13 तारीख से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चला करके हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं और तमाम जो है जनप्रतिनिधियों और आम जन को लेकर के हम लोग कैंपेन चलाएंगे, तमाम प्रभात फेरियां निकालेंगे और लोगों के अंदर एक उल्लास पैदा करेंगे। इधर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में नोएडा की पुलिस नंबर 1 बनी। ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण की गौतम बुद्ध नगर के पुलिस नंबर 1 रखी। पुलिस को पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। तो शिकायतों के निस्तारण में पहला स्थान। और अब बात आई फ्लू की। पूरे प्रदेश में आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। मुरादाबाद में भी आई फ्लू के मरीजों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। बता दें कि ओपीडी में पहले जहां 1-2 आई फ्लू के मरीज आते थे, अब ये आंकड़ा तेजी से बढ़कर 200 से 250 के पार पहुंच गया है। ये लगभग 10-15 दिन से आई फ्लू के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 250 के करीब आई फ्लू के पेशेंट्स आ रहे हैं अस्पताल में। तो अस्पताल में इनके लिए एक तो सबसे बड़ा तो इनको काउंसलिंग ही है। काउंसलिंग देनी है कि हाथों की साफ सफाई रखें, अपना घर में भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, दूर दूर रहें आपस में। किसी की आंख आ रही हो तो काला चश्मा पहन के रहे वो, और आंखों को बार बार गर्म पानी से धोता रहे, उबले हुए पानी से, तथा अपना जो आंखों को पोंछेगा टॉवल है जो उसका, वो अलग होना चाहिए। जिस भी मरीज को आई फ्लू हुआ है वो एक दूसरे का टॉवल यूज ना करे। अनियमित लेन देन मामले में एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की शिकायत के बाद नियुक्त विभाग ने ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच की जिम्मेदारी प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत को सौंपी गई है। उधर आदेश मिलते पंत ने अपने स्तर से जांच के लिए कमेटी गठन कर दिया है और इस पूरे मसले पर जांच समिति के अध्यक्ष अमृतलाल बिंद से खास बातचीत की संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। हमारे साथ प्रयागराज के अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद हैं। उनको शासन ने जांच सौंपी है ज्योति मौर्य के खिलाफ। उनके पति ने जो शिकायत की थी, उन सर से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि इस पूरे मामले में किस तरह की जांच आपको दी गई है और क्या है पूरा मामला? श्रीमती ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी हैं, जो पहले प्रयागराज और कौशाम्बी जनपद में कार्यरत रहती हैं, जो प्रयागराज मंडल के जनपद हैं। इनके विरुद्ध उनके पति आलोक मौर्य द्वारा शासन में शिकायत दी गई थी, जिसकी जांच मंडलायुक्त महोदय द्वारा मांगी गई है। मंडलायुक्त महोदय ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई है। उस समिति में एडीएम प्रशासन प्रयागराज श्री हर्षदेव पांडे जी हैं और जयजीत कौर उसकी सदस्य हैं। यह आलोक मौर्य की शिकायत है और जिस पर जांच कंप्लीट करके शीघ्र ही शासन को सबमिट कर दी जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। शामली में एआरटीओ की गाड़ी में अज्ञात लोगों द्वारा जीपीआरएस डिवाइस लगाए जाने का मामला सामने आया और गाड़ी में जीपीआरएस लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एआरटीओ ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और अयोध्या से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में मरीज को दिखाने गए तीमारदारों से डॉक्टरों की मारपीट हो गई और मारपीट होने के बाद डॉक्टर अन्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। ओडीपी बंद कर दी गई और इसके कारण जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छोटा भाई लेकर के यहाँ आया, उसको भर्ती कराया
भर्ती कराने के बाद उन लोगों से इलाज के लिए कहा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तो कहा डॉक्टर नहीं है तो भैया कुछ व्यवस्था बना दीजिए। तो इसी बात को लेकर के उनका एक वार्ड बॉय है, टोपी लगाया था, वो कहा कि यहाँ लेकर के जाओ, यहाँ कोई डॉक्टर हो, दवाई नहीं हो पाएगी। अब यहाँ जो है वो ना करो। उसके साथ उनसे बातचीत हुई तो मरीज को ही मारने लगे। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, चेहरे से पहचानता हूँ। मैं एक्चुअली 8:45 पे साइन करने आया था, अटेंडेंस साइन करने आया था। तो मैं फार्मासिस्ट के बगल में बैठ के कुछ पूछ रहा था। ये लोग आए, ये बोले हम लोग 4 बजे से आए, हमारा कोई इलाज नहीं है, पेट दर्द हो रहा है इस मरीज। उसके बाद हम गाली गलौज करने लगे, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। इसी गाली गलौज में हाथापाई हो गई। उन लोगों ने मुझे घसीट के मारा, पीछे से मारा है, बाहर घसीट के ले गए मारे। सूबे में इन दिनों माफिया की शामत आई हुई है। पूरे प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पुलिस के एक्शन से अपराधियों की नींद उड़ी हुई है। यूपी में बदमाशों की शामत, प्रदेश भर में ऑपरेशन लंगड़ा तेज, शहर शहर पुलिस का एक्शन जारी। प्रदेश भर में शहर शहर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस के एक्शन से बदमाशों की शामत आ गई है। ग्रेटर नोएडा श्रावस्ती के साथ सहारनपुर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सबसे पहले बात करें ग्रेटर नोएडा की, जहां बिसरक थाना क्षेत्र में ट्रेन लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिससे 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं इस दौरान पुलिस को बदमाशों के पास से 7 चेन, 1 बाइक बरामद हुई है। वहीं श्रावस्ती में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश हत्या और अपहरण जैसे मामलों में कई दिनों से फरार चल रहा था। इस बीच भिनगा कोतवाली पुलिस को शातिर के पास से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उधर सहारनपुर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश भाग निकला। इस दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसके मुताबिक गिरफ्तार बदमाश पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज है। थाना मंडी क्षेत्र में एक हत्या के आरोपी वसीम को जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वसीम को गोली लगी है और इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो पकड़ा गया अभियुक्त वसीम है उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं और ये थाने का हिस्ट्री शीटर है। देश भर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, पुलिस के एक्शन से बचने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद यूपी में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। नूह हिंसा के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से ये 6 तस्वीरें देखी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और आक्रोश रैली निकाली। ये 6 शहर की अलग अलग तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें देख सकते हैं आप कि भारी संख्या में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं पुतला फूंक कर विरोध जताया जा रहा है। तो वीएचपी का विरोध प्रदर्शन, नोएडा से तस्वीर देखिए किस तरह से वीएचपी ने प्रदर्शन किया है। आगरा से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आई और हिंदू संगठनों का गुस्सा किस तरह से फूटा है, ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से निकलकर सामने आई है। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज़ स्टेट पर बने रहें।